Dear students, in this video lecture session, we discuss about design of overhead water tanks. तो इससे पिछले लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ हम ऑलरेडी जो टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके हैं, डिज़ाइन ऑफ टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड टैंक्स, और अब जो हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक्स। अगर हम ओवरहेड वाटर टैंक्स की बात करें तो जनरली इन्हें जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक डिज़ायर्ड हेड को गेन करने के लिए किया जाता है। अगर हम हेड की बात करें तो आप एफएम के टर्म में हेड समझते होंगे कि हेड क्या होता है या वाटर हेड क्या होता है। सो यहाँ पर हम जो डिज़ायर हेड ऑफ वाटर जो है उसे गेन करने के लिए जो होते हैं, और सप्लाई जो होती है उससे क्या होता है, जब हमें हेड मिल जाता है तो जो सप्लाई होती है वो अप्रोप्रिएट प्रेशर पर हमें मिलती है। तो यहाँ पर इन टैंक्स को जो एलिवेट किया जाता है उसके लिए हमें कुछ सपोर्टिंग सिस्टम रिक्वायर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेजिंग। यहाँ पर अगर हम टैंक्स की बात करें, ओवरहेड टैंक्स की कैटेगरी की बात करें तो ओवर टैंक्स हमारे रेक्टेंगुलर भी कंस्ट्रक्ट होते हैं और सर्कुलर शेप में भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। मीन्स कि हमें किस कैपेसिटी के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम 75,000 लीटर तक की कैपेसिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम किस कैपेसिटी के लिए बात करें 75,000 लीटर्स कैपेसिटी के लिए बात करें या इससे अबव कैपेसिटी के लिए बात करें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सर्कुलर जो ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है ओनली फॉर इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। ठीक है। यहाँ पर अगर हम सपोर्टिंग सिस्टम की बात करें कि ओवरहेड टैंक्स को जो सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिससे इन्हें ये हाइट मिलती है, उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल टैंक सपोर्टेड ऑन मैसनरी प्लेटफॉर्म, टैंक सपोर्टेड ऑन मैसनरी टावर, टैंक सपोर्टेड ऑन सर्कुलर बीम एंड कॉलम एंड टैंक सपोर्टेड ऑन बीम एंड कॉलम। अगर फर्स्ट वन हम बात करें टैंक सपोर्टेड ऑन मैसनरी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर जनरली ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो एलिवेटेड जो हमारे रेक्टेंगुलर टैंक्स होते हैं उनका सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा टैंक है। तो यहाँ पर अगर ये हमारा टैंक है तो इस टैंक के लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम होगा इसके बिलो, वो यहाँ पर किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, एक मैसनरी प्लेटफॉर्म के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसका बना हुआ है, मैसनरी प्लेटफॉर्म जो होता है उसके ऊपर टैंक रेस्ट करवाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर मैसनरी टावर के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर जो टावर बनाया जाता है ना, टावर जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो किसका होता है, मैसनरी टावर होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये मटेरियल क्या है, ये मैसनरी है। ठीक है। इन मैसनरी का क्या किस में यूज़ किया जाता है, टावर को बिल्ड करने के लिए मैसनरी यूज़ की जाती है। ठीक है। इन दिस केस द वाटर टैंक इज सपोर्टेड ऑन मैसनरी टावर। द डिजाइन ऑफ बेस स्लैब इन दिस case is done by the assuming the slab to be fixed along the edge and subjected to uniformly distributed load of water all over its surface. नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं टैंक सपोर्टेड ऑन दी सर्कुलर बीम एंड कॉलम्स, तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यह टैंक जो है हमारा क्या है, सर्कुलर टैंक है। इस सर्कुलर टैंक के केस में यहाँ पर ये जो पेरीफेरी होगी इसके अबाउट क्या किया जाएगा, एक सर्कुलर बीम होगा। ठीक है। अगर हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाई देगा, और उसके बाद ये क्या होता है, ये जो रिंग बीम है ये काय पर कंस्ट्रक्टेड होता है, ये काय पर सपोर्टेड होता है, कॉलम्स के ऊपर सपोर्टेड होता है। ये तो तीसरा टाइप हमारा ये हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये रिंग बीम किस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रिंग बीम हो गया। ठीक है। रिंग बीम सिस्टम हो गया, यहाँ पर मल्टीपल कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये हमारे ये कॉलम है, और ये जो रिंग बीम है हमारा ये है। तो इस तरह से रिंग बीम को सपोर्ट कर
नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो क्या होता है हमारा, टैंक सपोर्टेड ऑन बीम्स एंड कॉलम। इस तरह के केस में क्या किया जाता है, ये आपने ज़्यादातर देखा भी होगा, बीम एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि हमारे टैंक का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर टैंक का साइज़ जो है वो छोटा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे इस तरह से समझे कि जैसे टैंक की कैपेसिटी जो है वो कम है, तो उस केस में क्या किया जाता है, सिर्फ यहाँ पर हम 4 बीम्स को जो कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए हम बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल ना प्रोवाइड करते हुए क्या किया जाता है, 4 कॉलम है उनके ऊपर इंटरनल हमने बीम्स प्रोवाइड कर दिए। लेकिन अगर टैंक का साइज़ जो है वो बड़ा है, यानी टैंक की कैपेसिटी और टैंक का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो उस केस में मल्टीपल कॉलम्स होंगे। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे डिफरेंट कॉलम्स की पोजीशन के बेस पर अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह का सिस्टम जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये डिफरेंट कॉलम की पोजीशन और उन डिफरेंट कॉलम्स के रिस्पेक्ट में बीम्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ना, बेस का जो होता है वो सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टैंक किस कैपेसिटी के लिए है और किस कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है और वहाँ पर किस तरह का बेस सिस्टम जो रहेगा वो प्रेफरेबल रहेगा। यहाँ पर जो हम जिस पर पर्टिकुलर फोकस करेंगे जिस टैंक के ऊपर, वो है हमारा डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर ओवरहेड टैंक। यहाँ पर जो सर्कुलर वाटर टैंक्स की हम बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर वाटर टैंक्स जो होते हैं वो लार्जर कैपेसिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर हम कैपेसिटीज़ की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर कैपेसिटी क्या होती है, लार्जर कैपेसिटी के केस में हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो हम कंपोनेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बिहेवियर के बेस पर, यानी स्ट्रक्चर का जो शेप है उनके बेस पर 3 अलग अलग कैटेगरी में इन्हें क्या करा गया है, रखा गया है। यहाँ पर टॉप रूफ होती है, जैसे हम कंपोनेंट की बात करें तो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, टॉप रूफ होती है, बॉटम रूफ होती है, इसी तरीके से हमारी वॉल होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी होने की वजह से क्या करते हैं हम इनको हम मेजरली 3 कैटेगरी में हमने इन्हें रखा है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं, सो वाटर टैंक विथ डोम्ड टॉप एंड फ्लैट बॉटम। यानी इस केस में क्या हो रहा है, जो टॉप वाला है ना, रूफ है वो कैसा है, डोम शेप में है, और जो बॉटम है वो कैसी है, फ्लैट है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या हो जाती है, वाटर टैंक विथ डोम टॉप एंड बॉटम स्लैब। यानी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डोम शेप में ही टॉप है और डोम शेप में ही क्या है, बॉटम स्लैब है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या हो जाती है, वाटर टैंक विथ अ कोनिकल डोम। यानी यहाँ तो एक हो गया सिंपल डोम और यहाँ पर हो गया कोनिकल डोम शेप बॉटम स्लैब। यानी बॉटम में कैसी स्लैब होती है, यहाँ पर कोनिकल डोम शेप स्लैब होती है। तो अच्छा, इनको हम समझ लेते हैं डिफरेंट को किन किन कैटेगरी में होते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, फर्स्ट वाला वाटर टैंक विथ डोम टॉप एंड फ्लैट बॉटम स्लैब। इस तरह के टैंक्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलर ओवर टैंक्स के अंदर जो बॉटम स्लैब होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, लेकिन जो रूफ स्लैब होती है यानी जो टॉप पोर्शन होता है टैंक का वो कैसा होता है, यहाँ पर स्फेरिकल डोम होता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल डोम। यहाँ तो टॉप स्लैब हमारी कैसी होती है, स्फेरिकल डोम शेप की होती है फर्स्ट कैट, ठीक है, और बॉटम कैसा होता है, फ्लैट स्लैब होती है। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा टॉप और बॉटम दोनों ही कैसी होती हैं, डोम शेप होती हैं, और ये भी कैसा होता है, डोम। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या हो जाती है, जहां पर हमारी टॉप स्लैब तो कैसी होती है, स्फेरिकल डोम होती है, लेकिन बॉटम स्लैब क्या होता है हमारा,
बॉटम स्लैब जो होता है वो कैसा होता है, कोनिकल डोम, यानी यहाँ पर जो डोम होता है वो कैसा होता है, कोनिकल डोम शेप होता है। इसी को हम बोलते हैं इंड्स टैंक, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्स टैंक। सो फ्लैट बॉटम स्लैब जो होते हैं वो जनरली प्रेफर नहीं किए जाते हैं। और किसके केस में, सिलेंड्रिकल टैंक्स के केस में, ड्यू टू दी इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। अगर हम बात करें रेनफोर्समेंट की और थिकनेस की, तो अगर आप फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं बॉटम के अंदर, तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट जो होती है एज वेल एज जो थिकनेस ऑफ द स्लैब होती है, इट मीन्स कि ये जो होती है ये ज़्यादा होती है, जिससे इकोनॉमिकल जो हमारा कंसिडरेशन होता है वो इफेक्ट करता है। इसलिए इनको प्रेफर ना करते हुए हम क्या करते हैं, डोम शेप बॉटम स्लैब जो होती है उनको प्रेफर किया जाता है। अब अगर हम एनालिसिस पार्ट की बात करें, सो एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ द सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक्स इज वेरी लेंथी, ठीक है, टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी दोनों ही चीज़ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथी कैलकुलेशंस भी हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो यहाँ पर अगर हम सभी कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे कि हम किसकी बात करें, यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें, तो जैसे हमारे यहाँ पर 2 रिंग बीम हो गए, ये फर्स्ट रिंग बीम, टॉप रिंग बीम जिसे हम बोलते हैं रिंग बीम, यहाँ पर बॉटम रिंग बीम, बॉटम रिंग बीम, बॉटम रिंग बीम के अलावा हम बात करें ये स्फेरिकल डोम, ठीक है, टॉप स्फेरिकल डोम। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एंड्स टैंक के, इनको मोनोलिथिकली कास्ट किया जाता है। ये तो आपको सबको पता होगा कि इनको कैसे कास्ट करते हैं, मोनोलिथिकली। यहाँ पर अब मोनोलिथिक कास्ट करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट आपको स्टेजेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है हमें, कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती है, इनफिक्सिटी मिलती है। तो ये सारे रीज़न होने की वजह से, तो यहाँ पर हम इन्हें क्या करते हैं, अगर आप क्या मैनुअल कैलकुलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। सो अगर हमें क्विक कैलकुलेशन करना हो तो इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू हम इन्हें करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको मेम्ब्रेन्स एनालिसिस के थ्रू जो होता है हम इनको एनालिसिस करते हैं। यानी अगर आप स्ट्रैड वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। ये लेकिन अगर मैनुअल कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पर किसके बेसिस पर वर्क करते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड पर काम करते हैं इन टैंक्स को डिज़ाइन करने के लिए, इन टैंक को डिज़ाइन करने के लिए। और सिमिलरली जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, अप्रॉक्सीमेट मेथड, जिसको बोलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द थंब रूल्स, हम इन पर काम करते हैं। तो चलिए आइए फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि डोम होता क्या है और डोम पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो अगर हम डोम की डेफिनेशन समझे, ठीक है, तो डोम इज अ type of shell obtained by the revolution of a regular curve like parabolic, circular और elliptical curve। तो ये जो डोम्स होते हैं इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंड्स टैंक के अंदर 2 लोकेशन पर। फर्स्ट लोकेशन कहाँ पर होती है कि रूफ स्लैब में हम इन्हें यूज़ करते हैं, यानी जो टॉप स्लैब होती है उसमें यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हम बॉटम्स की बात करते हैं तो कॉनिकल बॉटम के साथ साथ यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, बॉटम में यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, डोम ही यूज़ करते हैं। तो ये जो फर्स्ट डोम यानी टॉप वाला और ये सेकंड डोम बॉटम वाला, तो ये क्या होते हैं, डोम होते हैं। अब ये डोम बनते कैसे हैं, तो ये रिवॉल्विंग कर्व होते हैं। यानी ये जो कर्व होगा, ये कर्व का बिहेवियर कैसा हो सकता है, ये आपने सभी ने पढ़ोगे, ये सर्कुलर कर्व भी हो सकता है, इलिप्टिकल कर्व भी हो सकता है, या पैराबोलिक कर्व भी हो सकता है। तो उन कर्व का रिवॉल्विंग जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हमें एक डोम के शेप में मिलता है, ठीक है। और डोम्स क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं कंपेयर टू अ स्लैब, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है कि इनका जो एनालिसिस और लोड ट्रांसफरिंग
जो सिस्टम होता है, इसको हम समझ लें कि इट्स जस्ट लाइक जैसे हम आर्च की बात करते हैं कि आर्च जो होते हैं, अगर आर्च शेप की बात करें तो आर्च में भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ मिलता है, हमें यहाँ पर एंड पर मिलता है। सिमिलरली डोम्स के अंदर भी यही रीज़न होता है कि हमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, एंड रिएक्शन इनके एंड्स पर मिलती है। ठीक है, अब इनको अगर हम एनालिसिस की बात करें, सो एनालिसिस ऑफ, हम इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ये डोम कैसे बना है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिंग्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिंग, ये हो गया सेकंड रिंग, और ऐसे ही करके नंबर ऑफ रिंग्स हम इसमें क्या करते हैं, अज्यूम करते चले जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया हमारा, एक और हॉरिजॉन्टल रिंग्स। तो ये हॉरिजॉन्टल रिंग्स जो होते हैं अबाउट दी एक्सिस, इनको हम क्या मानते हैं, इनको हम एक सिंगल इंडिविजुअल रिंग की तरह ट्रीट करते हैं, जिनका डायमीटर क्या हो रहा है, ऊपर जाते जाते क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो सो द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच रिंग इज कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिंग प्लेस अबव इट। सो अगर हम किसी भी पॉइंट पर बात करें तो रिंग जो एक रिंग है, ठीक है, उसमें दो तरह के हमें क्या मिलेंगे, टू फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। टू फोर्सेस वो कौन से हो गए हैं, फर्स्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फोर्स आप उसको पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं हुप और सरकमफेरेंशियल टेंशन और कंप्रेशन, दोनों ही तरह से हमें मिलता है कि या तो हमें क्या मिलेगा, हुप टेंशन होगा या हुप कंप्रेशन मिलेगा हमें। ठीक है, इसको हम डिनोट करें अगर हम H के थ्रू, तो फॉर एग्जांपल ये जो फोर्सेस है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं अबाउट दी सर्कमस्टेंस। ठीक है, इनको हमने बोला हुप टेंशन या हुप कंप्रेशन। तो यहां पर ये हुप कंप्रेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी लोकेशन पर जाकर ये क्या हो रहा है, हुप टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वन जो होता है उसे हम बोलते हैं मेरिडोनियल थ्रस्ट। सेकेंड वाला हमारा जो हो जाता है पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल थ्रस्ट। ये आपने सोम में जब थिन शेल और थिक शेल वगैरह आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा मेरिडोनियल थ्रस्ट जो। ठीक है, सो मेरिडोनियल थ्रस्ट जो होता है वो एक्ट करता है यहाँ पर। अगर हम मेरिडोनियल थ्रस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये मेरिडोनियल थ्रस्ट किसके अबाउट होता है, अबाउट दी मेरिडियन। सो यहाँ पर हम मेरिडियन किन्हें बोल रहे हैं, मेरिडियन कहलाएंगे हमारे यहाँ पर ये, इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेरिडियन। और मेरिडियन के अबाउट क्या मिलेगा हमें, मेरिडियन थ्रस्ट मिलेगा उनके अबाउट। सो ये मेरिडियन थ्रस्ट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से, इन्हें हम बोलते हैं मेरिडियन थ्रस्ट। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पर मेरिडोनियल थ्रस्ट और जैसे हम बोलते हैं मेरिडोनियल थ्रस्ट कंप्रेशन, ये एक्ट कर रहा है, और दूसरा हमारा हुप कंप्रेशन या हुप टेंशन एक्ट कर रहा होगा। आगे हम समझेंगे किस लोकेशन पर हुप कंप्रेशन एक्ट करेगा और कहाँ पर हमें हुप टेंशन मिलेगा। सो हमने कंसीडर किया कि ये जो है हमारा एक क्या है, एक स्फेरिकल डोम है और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हो गया r। इसका रेडियस क्या हो गया स्टूडेंट, रेडियस है इसका r रेडियस है इसका, r रेडियस है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो इस पर एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू हो गई हमारी क्या, W। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरिडोनियल थ्रस्ट एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू अगर T हो तो वो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो उस T की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ से T इक्वल टू, स्टूडेंट ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे जाके आपको यूज भी होगा, W इंटू R 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो वेयर थीटा इज थीटा यहां पर क्या है, वर्टिकल एंगल।
vertical angle at the section measured from vertical axis, एक्सिस ऑफ द डोम, यहाँ पर एक्सिस ऑफ द डोम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये कोई हमारा डोम है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है, इसके अबाउट ये जो एंगल हमें मिलेगा इसे हमने नेम दिया है क्या, थीटा। ठीक है स्टूडेंट। सो इसी तरीके से अगर हम हुप टेंशन और कंप्रेशन की बात करें तो ये तो हमारा क्या हो गया, मेरिडोनियल थ्रस्ट जो हमें किसी डोम के केस में मिलता है। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या हो गई, मेरिडोनियल थ्रस्ट के साथ दूसरा फोर्स हमारा क्या कर रहा था, हुप कंप्रेशन। ठीक है, सो हुप कंप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सो हुप कंप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी H इक्वल्स टू W इंटू आर ब्रैकेट में कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमें यहां से वैल्यू मिलती है किसके लिए, हुप कंप्रेशन और टेंशन के लिए। सो ये जो दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं ये हमारे यूज होंगे किसके लिए, आगे जब हम इसका डिजाइन पार्ट करेंगे। सो यहाँ पर किस केस में हमारा जो होगा H की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और किस केस में हमें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, सो फॉर हुप कंप्रेशन टू बी जीरो, अगर हम हुप कंप्रेशन की वैल्यू जीरो अगर लें तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस केस में अगर हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो इस यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड आउट करें तो थीटा की वैल्यू हमें मिलती है 51 डिग्री 49 मिनट। ठीक है, सो अगर किसी सेक्शन के अंदर, यानी जैसे हमने आपको, जैसे कि हमने यहाँ पर समझा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसे नंबर ऑफ रिंग्स में हम इसे लेकर चलते हैं कि ये नंबर ऑफ रिंग्स हैं जो एक दूसरे पर रेडियस रिड्यूस होते हुए रखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम हर एक सेक्शन के लिए अगर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो उस एंगल की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि रेडियस चेंज है तो उसमें क्या होगा कि हमारा एंगल भी चेंज हमें मिलेगा। ये रेडियस यहाँ पर डिफरेंट रेडियस के साथ हमें मिलेगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एंगल भी चेंज मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि इफ थीटा इज मोर देन 51 डिग्री 49 मिनट, ठीक है, सो उस केस में क्या होता है, यहां पर मोर देन हो रहा है अगर, तो उस केस में क्या होता है, हुप टेंशन हमें मिलेगा। ठीक है, और थीटा अगर हमें क्या मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, लेस देन 51 डिग्री 49 मिनट, तो इस केस में क्या होता है हमारा यहाँ पर कंप्रेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि किस केस में हमें टेंशन मिलेगा, हुप टेंशन, और किस में हमें कंप्रेशन मिलता है। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस एंगल के थ्रू, यानी अगर हमारा किसी रिंग के केस में जो हमारा कंप्रेशन यानी इस पर्टिकुलर एंगल की जो वैल्यू है, ठीक है, वर्टिकल एंगल की वैल्यू जो है वो 51 डिग्री 49 मिनट से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो हमें क्या मिलेंगे, वो रिंग स्काई में होंगे, टेंशन जनरेट हो रहा होगा, हुप टेंशन। और अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 51 डिग्री 49 मिनट है तो ये काय में हो रहा होगा, कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं एलिवेटेड टैंक। तो एलिवेटेड टैंक्स की अगर हम बात करें, सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं विथ इंच टैंक, या जिसे हम बोलते हैं टैंक विथ कॉनिकल बॉटम या बॉटम कॉनिकल डोम।
तो इस तरह के टैंक्स कब प्रेफर किए जाते हैं, फर्स्ट हम उसे समझते हैं। तो जैसे कि हमने जो दो टाइप देखे उसके अंदर हमने क्या देखा कि या तो हमारे दोनों ही डोम क्या होंगे, यानी टॉप और बॉटम वाला जो होगा स्लैब कैसी होगी, दोनों ही डोम शेप में होगी, या टॉप वाली स्लैब डोम शेप में होगी और बॉटम हमारा फ्लैट होगा। तो अगर इन केसेस की अगर हम बात करें तो जब लार्जर कैपेसिटीज़ की हम बात करते हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटीज़ बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पर डायामीटर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब डायामीटर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर हमें क्या किसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है, हुक टेंशन की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर, ठीक है। तो अगर उन दोनों ही टैंक की हम बात करें तो उनके कंपेयर में जो सबसे इकोनॉमिकल होता है वो हमारा कौन सा होता है, एंड्स टैंक। ठीक है, एंड्स टैंक हमारा क्या होता है, सबसे इकोनॉमिकल होता है। अब उसका रीजन क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। एंड्स टैंक, इसका इकोनॉमिकल होने का रीजन क्या है कि जब हम इसमें क्या करते हैं, कॉनिकल बॉटम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लैट बॉटम होता तो हमारी कैपेसिटी कहाँ तक होती, यहाँ तक होती। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर जो ये कॉनिकल पोर्शन है इसके अंदर जो वाटर फिल होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कोई वाटर फिल होगा इस पूरे पोर्शन के अंदर, तो ये कैपेसिटी हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो जिससे क्या होता है कि जब ये कैपेसिटी एक्स्ट्रा मिलती है तो रेडियस कम करना पड़ता है। रेडियस कम होगा इट मीन्स के जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होंगी वो भी रिड्यूस होंगी। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसका रीज़न है इस तरह के टैंक्स प्रेफर करने का वो क्या है कि यहाँ पर जो कॉनिकल बॉटम की वजह से जो एक्सेस कैपेसिटी हमें मिल रही है, बढ़ी हुई कैपेसिटी मिल रही है, उसकी वजह से हमें कम रेडियस के साथ इन टैंक्स को बनाना पड़ता है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो आप अपनी लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो अपनी कॉलोनी में देखिएगा, जो फ्लैट बॉटम स्लैब के टैंक होंगे उनका डायामीटर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एंड्स टैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस तो ये हो गया कि इसका इकोनॉमिकल होने का रीज़न ये। दूसरा रीज़न क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमें दो थ्रस्ट मिलते हैं, दो थ्रस्ट मिलते हैं कहाँ पर, जैसे अब फर्स्ट हम इसके कंपोनेंट बात करते हैं देन हम उसे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम कंपोनेंट की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई टैंक है, तो उस टैंक के केस में यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, इसका डायामीटर ऑफ द टैंक, ये कहलाएगा हमारा डायामीटर ऑफ द टैंक। इस हाइट को हमने बोला जो हमारी यानी टॉप डोम तक की जो हाइट है इसको हमने बोला h1। ठीक है, सिमिलरली हाइट ऑफ द टैंक की बात करें तो ये हाइट हमारी कहलाएगी हाइट ऑफ द टैंक। ठीक है, और बॉटम में ये बॉटम डोम तक की हाइट इसको हमने बोला h3। तो इस तरीके से हमें तीन हाइट मिल जाती हैं। बॉटम में जो रिंग बीम है यानी बॉटम वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला डायामीटर D3। ये किसका है, डायामीटर है इस बॉटम वाले पोर्शन का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक डायामीटर हमारे पास ये हो गए है। अब रिंग बीम्स की अगर हम बात करें, रिंग बीम्स यहाँ पर, तो यहाँ पर रिंग बीम तीन लोकेशन पर प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट जो हमारा हो जाता है टॉप रिंग बीम। ठीक है, टॉप डोम के पास एक रिंग हमारा यहाँ प्रोवाइड होगा, इसे हम बोलते हैं टॉप रिंग बीम। उसी तरीके से दूसरा रिंग बीम हमें मिलेगा इस लोकेशन पर जो जंक्शन वाली लोकेशन है, यानी जहाँ पर हमारा वॉल से कॉनिकल पोर्शन जो होता है वो अटैच होता है। एक रिंग बीम हमें इस लोकेशन में मिलता है। तीसरा रिंग बीम हमें मिलता है बॉटम डोम के पास, यानी जहाँ पर बॉटम डोम एंड होता है। तो ये तीन लोकेशन पर हमें क्या मिलते हैं, रिंग बीम। सो ये ऊपर वाला पोर्शन इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप स्फेरिकल डोम। ठीक है, इन्हें हमने क्या बोला, टॉप रिंग बीम। इट मीन्स कि B1 अगर हम इनकी नेमिंग करते हैं, ये कहलाएंगी हमारी सिलेंड्रिकल वॉल, सिलेंड्रिकल वॉल। रिंग बीम 2 यानी रिंग बीम, जंक्शन पर जो रिंग बीम है इसको हमने नेम दे दिया रिंग बीम B2। और सिमिलरली ये हमारा पोर्शन क्या कहलाएगा, कोनिकल डोम।
कोनिकल डोम। ये जो इंटरमीडिएट जो हमें एक हाइट मिली है, जैसे ये H1 हो गई हमारी, ये हमारी H2 हाइट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बॉटम डोम है, यानी ये जो हमारा एक टॉप डोम हो गया, एक बॉटम डोम हो गया, तो ये बॉटम डोम तक की जो हाइट होगी इसे हमने नेम दिया H3। आप इसको यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, ये जो हाइट होगी H3, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर। और ये जो बॉटम में रिंग है, इनको हमने बोला रिंग बीम B3, ठीक है। B1, B2 एंड B3, कैपिटल H, H1, H2 एंड H3 हाइट, ठीक है। ये हमारा कहलाता है बॉटम स्फेरिकल डोम। सो ये डिफरेंट कंपोनेंट हो गए हमारे इंड्स टैंक के केस में। टॉप स्फेरिकल डोम, ये वाला पोर्शन, इसको हमने बोला बॉटम स्फेरिकल डोम। ये कहलाएगा हमारा कोनिकल पोर्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोनिकल डोम। इसी तरीके से रिंग बीम B3, रिंग बीम B2, टॉप रिंग बीम B1, सिलेंड्रिकल वॉल। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन का अगर हम बात करते हैं, so the design of the conical dome and the bottom spherical dome is done in such a way that the outward thrust from the bottom spherical dome is nearly balanced by the inward thrust from the conical dome. The resultant thrust is taken by the ring beam provided at the junction of the conical dome and spherical dome. This type of arrangement gives a more economical design as it results in lower value of hoof tension and other forces. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमें देखिए, अगर हम इस जंक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर थ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इसका रिजल्टेंट हमें कहाँ मिलेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें, तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर जो आउटवर्ड और इनवर्ड थ्रस्ट जो मिल रहा है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये और इकोनॉमिकल हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर प्रोपोर्शनिंग के बारे में। प्रोपोर्शनिंग से मीनिंग ये है कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को कैसे डिसाइड करते हैं। So for example, next one is proportioning of the instant. प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंस्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा क्या है, अगर डायामीटर ऑफ द टैंक की बात करें, अगर डायामीटर ऑफ टैंक, डायामीटर ऑफ द टैंक की बात करें तो वो इसको हम कैसे नोट करते हैं, कैपिटल D, ठीक है। अब हम बात करें हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से, और ये कितना होता है इस केस में 0.6 टाइम्स ऑफ D। इसी तरीके से राइज ऑफ द टॉप डोम, राइज ऑफ टॉप डोम, इसको हमने बोला H1, ये हमारा कितना होता है D/7, H1 हाइट यानी राइज ऑफ द टॉप डोम, राइज ऑफ द टॉप डोम यानी ये H1 हाइट जो है। इसी तरीके से हाइट ऑफ कोनिकल डोम,
कॉनिकल डोम की बात करें तो कॉनिकल डोम की हाइट को हमने डिनोट करा था बाय h2। तो h2 कितना होता है हमारा 0.2 टाइम्स ऑफ d। h2 मीन्स कि हमारी ये वाली हाइट कौन सी, ये। राइज ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम, राइज ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम, इसको हमने बोला h3। सो यहाँ पर h3 क्या हो जाता है d/7, यानी जो राइज ऑफ टॉप डोम और बॉटम डोम की बात करें तो ये सेम ही होता है, कितना d/7। डायामीटर ऑफ बॉटम सर्कुलर गर्डर मीन्स जो हमने रिंग बीम प्रोवाइड करा है, ठीक है, d3, ये कितना हो जाता है 0.6 टाइम्स ऑफ d। इट्स इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब अगर हम रेडियस की बात करें, सो फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ टॉप डोम। सो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ टॉप डोम, जिसे हम बोलते हैं R1। सो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू, जिसको हम बोल सकते हैं d/2 स्क्वायर। R को हम बोल सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू d/2, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 2R1 माइनस H1 इंटू H1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बॉटम डोम, जिसको हमने बोला R3। तो इसको भी हम इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं d/2 यानी d3/2 स्क्वायर इक्वल टू 2R3 माइनस H3 इंटू H3। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेन जो है हमारा क्या होगा वॉल्यूम, यानी इस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक में कितनी कैपेसिटीज़ की बात करेंगे हम। अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम किस किस का कंसिडर किया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, इट मीन्स कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन मिला है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डोम, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डोम को अगर हम इस तरह से पूरा कंसिडर करें, ये इस एक कोन की तरह, और उसमें से इतना वॉल्यूम जो है हम रिड्यूस कर दें, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो हमें इस पर्टिकुलर पोर्शन को मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डोम, ठीक है, एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम, जो हमने अभी देखा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
फर्स्ट हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम V इक्वल टू पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वेयर इंटू एच। ये तो हो गया हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बारी आती है किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डोम। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 12 H2 हाइट डी स्क्वेयर प्लस D3 क्यूब प्लस D3 माइनस में पाई बाय 3 H क्यूब 3R माइनस H3। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अभी तक का जो लेक्चर पार्ट है उसमें बेटा हमने देखा क्या क्या करना है हमें स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कौन कौन से पोर्शन, यहाँ पर हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस केस में हम इंस्टेंट को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो इसका एनालिसिस और डिज़ाइन पार्ट है, यानी मेंबर, हर एक मेंबर का एनालिसिस पार्ट और डिज़ाइन पार्ट जो है हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, तो बेटा आप वो डिस्कस कर सकते हो, उससे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और या फिर डाउट सेशन में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।